सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है बीए बीएससी थर्ड ईयर का भारत का भूगोल है, पेपर सेकंड है और यूनिट फर्स्ट है। उसमें टॉपिक है सिंचाई परियोजनाएं, भारत की सिंचाई परियोजनाएं। इसमें परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन बन के आता है कि भारत की सिंचाई परियोजना, तो इसमें क्वेश्चन बन के आया है परीक्षाओं में, भारत के किन्हीं दो बृहद सिंचाई परियोजनाओं पर लेख लिखिए। यानी भारत की जो बड़ी दो सिंचाई परियोजनाएं हैं, बृहद सिंचाई परियोजनाएं, उन पे एक भौगोलिक लेख लिखा है। तो हम यहाँ पे दो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो लेते हैं, चंबल घाटी परियोजना तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो पहले हम लेते हैं चंबल घाटी परियोजना। देखो पहली बड़ी परियोजना है वो है चंबल घाटी परियोजना। तो हम बता देते हैं पहले, चंबल नदी का उद्गम स्थल महू प्रदेश के निकट, चंबल नदी का उद्गम स्थल महू प्रदेश के महू के निकट, वैसे तो महू के निकट से हुआ है, पर यहाँ पे समीप जाना पावा की पहाड़ियों से हुआ है तथा यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रवाहित होकर अंत में इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। इस नदी की घाटी गहरी और सकरी है। इसका तल, इस नदी का जो तल है, पेटा है, वो है पथरीला माना जाता है। तल है नदी तल, वो पथरीला माना जाता है। इसमें वर्ष भर पर्यंत जल विद्यमान होता है तथा इसके कारण ही वर्ष भर इसमें पानी उपलब्ध होता है। तो इस नदी से लिफ्ट नहर और सिंचाई परियोजनाएं विकसित की गई है। यह जो परियोजना है, इस पर जो बनाई गई है, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसका देखो मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो मुख्य उद्देश्यों में इसमें है विद्युत उत्पादन करना। विद्युत उत्पादन पहला उद्देश्य हो गया, विद्युत उत्पादन करना। दूसरा उद्देश्य वो है सिंचाई कार्य करना। और तीसरा है पेयजल पूर्ति करना। तो ये तीन उद्देश्य, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जो उद्देश्य पूरे हो जाते हैं वो है बाढ़ नियंत्रण हो जाता है तथा मत्स्य पालन भी हो जाता है तथा वृक्षारोपण आदि उद्देश्य पूर्ण किए जाते हैं। आदि उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं इससे, इस परियोजना का। अब आगे लेते हैं मुख्य उद्देश्य। आप लिख लीजिए, साथ के साथ में इनको लिखते भी रहना। इस परियोजना में राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, दोनों प्रदेशों का इसमें जो एक संयुक्त परियोजना है, दोनों की, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इसमें 50% भागीदारी है इनकी। किसकी? राजस्थान की प्लस एमपी की, यानी 50% भागीदारी है। 50% राजस्थान और 50% मध्य प्रदेश। चंबल नदी एक उपजाऊ प्रदेश से दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, ये तो आपको पता ही है। अतः सिंचाई जल का कृषि विकास के लिए पर्याप्त सहायक है। यह उपजाऊ मैदानों से बहती है,
इस समस्त तथ्यों को दृष्टिकोण रखते हुए इस परियोजना को 3 चरणों में विकसित किया गया है। इस परियोजना को 3 चरणों में विकसित किया गया है। 3 चरणों में विकसित किया या पूर्ण की गई इस परियोजना को। तो पहला जो चरण है वो गांधी सागर बांध एवं विद्युत गृह, कोटा सिंचाई बांध और इसके दोनों ओर नहरों का निर्माण किया गया है। दूसरा जो द्वितीय चरण है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है तथा तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध, कोटा बांध एवं जवाहर सागर विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। अब देखो हम विस्तृत यहाँ पे अध्ययन करते हैं, वो है पहला प्रथम चरण। प्रथम चरण इस परियोजना के अंदर गांधी सागर बांध का निर्माण, गांधी सागर बांध का निर्माण यह मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले के 84 गढ़ से 7-8 किलोमीटर दूरी पर रामपुरा भानपुरा पठारों के मध्य, यानी पहाड़ थे या पठारों के मध्य इसका निर्माण किया गया। गांधी सागर बांध 1960 में बनाया गया। ये बांध 1960 ईस्वी में बनाया गया था। इस बांध की लंबाई की बात की जाए तो 513.50 मीटर है तथा 62 मीटर इसकी ऊंचाई है। वो 62 मीटर है। इस बांध का क्षेत्रफल की बात की जाए इस बांध की तो वो है 580 वर्ग किमी बांध का क्षेत्रफल है। इस बांध के दोनों ओर 2 नहरों का निर्माण किया गया है। बाईं ओर एक तो है बाईं ओर नहर जो बूंदी तक गई है, बूंदी तक जाकर अरावली पर्वत श्रेणी के साथ साथ भी बहती हुई इसमें मेजा नदी में मिल गई है। तो ये मेजा नदी में मिल गई तथा दाईं ओर से एक नहर निकाली गई है। ये राजस्थान में 130 किमी बहने के बाद पार्वती नदी में मिलती है। पार्वती नदी में पार करके एमपी में प्रवेश करती है। इस नहर की कुल लंबाई 261 राजस्थान में है। इस नहर की लंबाई 261 किमी वो राजस्थान में है तथा 641 किमी वो मध्य प्रदेश में, ये एमपी में और ये राजस्थान में लंबाई। ठीक है। इस नहर में 4.44 तथा 4.44 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। 4.44 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है इसमें, यानी एक बहुत बड़ी परियोजना है। इस बांध में कुल 115 मेगावाट, इस बांध से 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। इस बांध से अब बात की जाए सेकंड चरण की। ये तो था प्रथम चरण।
योजना में गांधी सागर बांध से 48 किमी दूर ऊपर की ओर रावतपाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण 1970 ईस्वी में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। ये रावतपाटा से 48 किमी दूर है। इस बांध की लंबाई 110 मीटर है तथा ऊंचाई की बात की जाए, ऊंचाई है वो है 36 मीटर तथा इस बांध का जो क्षेत्रफल है, इस बांध का क्षेत्रफल है वो है 113 वर्ग किमी तथा इस बांध से 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। भूमि में सिंचाई की जाती है। इस बांध के ठीक नीचे विद्युत ग्रह बना गया है जिसे भोपाल विद्युत ग्रह कहा जाता है तथा इससे 172 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है, उत्पादन की जाती है। ये हो गया तीसरा वो सेकंड चरण। अब बात करते हैं तीसरा चरण। अब बात करते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण यह योजना कोटा बांध, जवाहर सागर बांध का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध से अलग 33 किमी दूर बोरावास ग्राम के समीप बनाया गया। कोटा बांध जवाहर सागर बांध। इस बांध की लंबाई है वो 335 मीटर तथा ऊंचाई है वो है 25 मीटर तथा इसकी जो जल धारण क्षमता है वो है 18,000 हेक्टेयर मीटर है। इस बांध पर 3 विद्युत संयंत्र इकाइयां लगाई गई है। 3 विद्युत संयंत्र इकाइयां लगाई गई है जिसमें कुल 99,000 किलोवाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब बात की जाए, ये तो हो गया तीसरा। इस योजना में कोटा जवाहर सागर बांध से 16 किमी आगे कोटा नगर में सिंचाई हेतु कोटा बैराज बांध, इसके बाद में इसी में जो कोटा बैराज बांध है उसका निर्माण किया गया। इस बांध की लंबाई ये मिटा देते हैं या चौथा चरण में ले सकते हैं या तीसरे चरण में 2 बांध बनाए गए थे, तो एक तो कोटा और एक जवाहर सागर। तो अब है कोटा जवाहर सागर बांध। इस बांध की लंबाई 600 मीटर तथा कई बुकों में इसमें 438 भी देते हैं तथा ऊंचाई की बात की जाए तो 36 मीटर है तथा इस बांध की जो जल ग्रहण क्षमता है 74,660
460 घन मीटर है। इस बांध के दोनों ओर सिंचाई हेतु दो नहरें निकाली गई है। दाहिनी नहर की लंबाई 425 की तथा बाईं ओर की, तो ये 425 किमी की तथा एक दूसरी तरफ है वो 182 किमी की लंबी नहर निकाली गई है। इसके द्वारा 1.80 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है तथा इसके द्वारा 1.70 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है। ठीक है, अब है ये तो गए इसका तीनों का विकास। इसके बाद में अगली चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में न आने वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चंबल नदी की दाईं मुख्य नहर पर निम्न 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। वो देखो कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं। दाईं ओर से जो लिफ्ट नहरें बनाई गई है वो कौन कौन सी है चंबल नदी की, तो वो देखो। पहली है जो पहली लिफ्ट नहर है, प्रथम लिफ्ट नहर है, वो है जालीपुरा लिफ्ट स्कीम। जालीपुरा लिफ्ट स्कीम पहली फर्स्ट है, ये कोटा में है। इसके बाद जो दूसरी है वो है दिगोद लिफ्ट स्कीम, ये भी कोटा में है। तथा तीसरी बात की जाए वो है अंता लिफ्ट स्कीम, यह है 12। अगली है 4 नंबर पे, वो है अंता लिफ्ट माइनर। अंता लिफ्ट माइनर जो स्कीम है वो चर्चा का बाद 12 में है। इसके बाद पांचवी जो लिफ्ट नहर है वो है पंचेल लिफ्ट स्कीम। पंचेल लिफ्ट स्कीम, पंचेल जो लिफ्ट स्कीम है ये भी 12 के अंदर है। पंचेल लिफ्ट स्कीम है वो भी 12 के अंदर है। छठा है गणेशगंज लिफ्ट स्कीम। गणेशगंज लिफ्ट स्कीम है वो भी 12 के अंदर है। अगला है 7 नंबर पे, वो है सौरखंड लिफ्ट स्कीम। सौरखंड लिफ्ट स्कीम है ये भी 12 में ही है। सौरखंड लिफ्ट स्कीम ये भी 12 में है। अब है जो 8वीं लिफ्ट नहर है वो है कचारी लिफ्ट स्कीम, वो भी 12 के अंदर ही है। इन सभी लिफ्ट योजनाओं से कोटा व 12 जिले में कुल 15,633 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।
सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यानी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। अब बात की जाती है चंबल घाटी परियोजना से विद्युत व सिंचाई सुविधाओं में से कोटा एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदेश बन गया है। इस जो चंबल नदी से जो नहर वगैरह सिंचाई योजनाएं निकाली गई है, इससे कोटा एक औद्योगिक नगरी बन गया है तथा एक औद्योगिक केंद्र का कृषि प्रदेश, औद्योगिक केंद्र के साथ कृषि प्रदेश भी बन गया है। वास्तव में चंबल परियोजना एक बहुउद्देशीय योजना है। इस परियोजना के निम्न लाभ है, वो कौन कौन से लाभ है आओ अध्ययन करते हैं। मैं इनको मिटा रहा हूं, आपने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा तो उतार लो फटाफट से, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार। इनसे जो लाभ है, चंबल घाटी परियोजना से जो मिलने वाले लाभ है, निम्न लाभ। पहले लाभ की बात की जाए हैं, इस जो पहला लाभ है वो लाभ ये है विद्युत उत्पादन। पहला लाभ है वो विद्युत उत्पादन। तो इस परियोजना से 3.86 लाख किलोवाट 3.86 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन, क्षमता का निर्माण हुआ। निर्माण किया गया। यह तो था पहला विद्युत उत्पादन। दूसरी बात है सिंचाई सुविधा में वृद्धि। सिंचाई सुविधा में वृद्धि। पहले के टाइम क्या था, कोटा में सिंचाई वगैरह तो होती थी स्थानीय पुराने टाइम पर, इस नहर से अच्छे पानी मिलने लगा और इसमें 5.60 लाख है जो हेक्टेयर भूमि है, हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई कार्य होने लग गया। मृदा अपरदन में कमी। तीसरा जो लाभ है वो है मृदा अपरदन में कमी, यानी इस जो परियोजना है इससे मृदा अपरदन में भी कमी आई है। चंबल नदी द्वारा मृदा अपरदन की जो प्रमुख समस्या थी, इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में भीड़ वगैरह बन जाते थे, यानी पानी आता था तो पानी के साथ में जो उपजाऊ मिट्टी होती थी वो कट के और बाहर निकल जाती थी। तो इस बांध निर्माण से इस पर नियंत्रण संभव हुआ है, यानी बांध निर्माण से इस पर नियंत्रण संभव हुआ। अगला चौथा बात की जाए वृक्षारोपण एवं चारागाहों का विकास। वृक्षारोपण व चारागाहों का विकास। वृक्षारोपण एवं चारागाहों का विकास। सिंचाई साधनों के उपयोग से सभी क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर वन संपदा में वृद्धि की गई। अब वृक्षारोपण व चारागाहों का विकास, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में पशुओं को चराने के लिए और जो आसपास के नहरी क्षेत्र थे उसके पास आसपास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विभिन्न प्रकार के वन संपदा का विकास किया गया और चारागाहों का निर्माण कर दिया गया बहुत बड़े क्षेत्र में। अगला है कृषि उत्पादन में।
देखो, अगर इस क्षेत्र में पहले पानी वगैरह की सुविधा नहीं थी, इसके बाद में जब इसमें विकास हो गया और इन नहरों को निकाला गया दाएं बाएं दोनों तरफ से, भाई ये पानी पहले भी जा रहा था, अपर्दन वगैरह कर रहा था, बस तो अब सिंचाई अच्छी सुविधा होने लग गई। तो कृषि क्षेत्र में इसका जो खाद्यान्न है वो खाद्यान्न तथा दलहन उत्पादन है वो 2 लाख टन था। पहला उत्पादन 2 लाख टन था। इस 2 लाख टन से बढ़कर ये 15 लाख अधिक हो गया, 15 लाख से अधिक हो गया। यानी 2 लाख टन उत्पादन खाद्यान्न, दलहन और तिलहन का, दलहन और तिलहन का, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन तीनों को मिला के 2 लाख टन था, जो वर्तमान में कितना है, हुआ लगभग 15 लाख टन से भी अधिक हो गया है। किससे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, चंबल घाटी परियोजना से, यानी चंबल घाटी परियोजना से ये 15 लाख अधिक उत्पादन हो गया। अब है मत्स्य पालन। मैं इनको मिटा रहा हूं, आप जो निम्न लाभ है इन लाभों को उतारते रहे, साथ साथ में मैं मिटा रहा हूं। देखिए, अगला है इससे मत्स्य पालन। अगला है 7वां, वो है मत्स्य पालन। अब देखो, ये जो चंबल परियोजना है वो वृहद जलाशय नहरों में मत्स्य पालन आरंभ किया गया, मत्स्य पालन प्रारंभ किया गया है, आरंभ किया गया है। बहुत बड़े स्तर पर कर दिया गया, जिससे प्रति वर्ष 10 से 15 करोड़ रुपए की, अब मत्स्य उत्पादन करने से क्या हुआ, जिससे 10 से 15 करोड़ रुपए की सालाना इनकम, सालाना आय प्राप्त हुई। यानी इस मत्स्य पालन से, इन नहर से मत्स्य पालन कार्य किया गया और उससे सालाना 10 से 15 करोड़ रुपए की सालाना इनकम प्राप्त हुई। तो ये बेनिफिट है, अच्छा लाभ मिला है। अगला है 8वां है, वो है बाढ़ से मुक्ति। इस क्षेत्र में अब जो बाढ़ क्षेत्र से मुक्ति है वो देखो, इस बांध के निर्माण व नहरों के निर्माण से क्षेत्र में बाढ़ से होने वाले नुकसान से है, बाढ़ के नुकसान से मुक्ति, यानी बाढ़ के जो बाढ़ होने वाला है इससे भी मुक्ति दे दी होगी। तो अब बात करते हैं हम, कृषि उत्पादन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, बाढ़ से मुक्ति हो गई, ठीक है। अब हम इसकी करते हैं डायग्राम। तो अब चंबल घाटी का डायग्राम है वो बना के और बताते हैं। बाढ़ की बात की जाए तो पहले लेते हैं हम गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध यह है एमपी में, गांधी सागर बांध है वो एमपी में है। इसके बाद में
यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। राणा प्रताप बांध। इसके बाद में इसी क्षेत्र में जिस पर बनाया गया वो बांध है जवाहर सागर बांध। इसे कोटा बैराज बांध भी कहते हैं। इसके बाद में बाईं ओर से जो मुके नहर है वो निकाली गई है। यहां से निकाली और ये बूंदी तक, बूंदी क्षेत्र तक जा रहा है। इसके बाद दाईं ओर से ये जो पार्वती नदी है इसमें मिली है। ये काली सिंध है और ये परवल नदी है। तो इसमें जो बीच में जो क्षेत्र बचा हुआ था वहां पे ये नदी के अंदर स्टार्ट कर दिया गया और नदियां बना दी। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, उसको आपने बना लिया होगा। अब ये जो चंबल परियोजना है, ये चंबल परियोजना से जो निम्न लाभ प्राप्त हो रहे थे ये कंप्लीट हो गए हैं। इन लाभों के बाद में हम बात करते हैं इस नदी को, जो चंबल नदी है, इसे यहाँ पे जो पवित्र घड़ियाल प्रजनन केंद्र इसके पास में भी है। इसके अलावा इस नदी के और भी जैव विविधता जो अन्य लाभ है वो भी है। तो ये एक प्रकार की अच्छी खासी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सिद्ध हुई है। अतः इस नदी घाटी परियोजना से अन्य भी कई लाभ हुए हैं, जैसे वृक्षों का उत्पादन हो गया, स्थानीय लोगों को बाढ़ से जो खतरा था उसकी भी पूर्ति हो गई। अतः हम आपसे यहाँ पे निवेदन चाहते हैं। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहाँ तक ही। इसके बाद इसके सेकंड वीडियो के अंदर जो दूसरा सेकंड वीडियो है उसमें हम जो इंदिरा गांधी परियोजना, नहर परियोजना है, उसको लेते हैं। तो धन्यवाद आपको।